वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। आज मैं आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ और इसे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए बस शुरू में इंस्ट्रक्शन यही है कि पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करना है और अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर आके यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। वैसे मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम खाली स्थान है, परसेंटेज पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है 29%, ऑप्शन बी है यहाँ पे 39%, सी है 49% एंड डी है 59%। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? 59%। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनदर 40% पीपुल लिव इन वॉलोनिया रीजन एंड ब्लैंक लैंग्वेज। तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, स्पेशली ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग देख लेते हैं पहले ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है स्पेनिश, बी है फ्रेंच, सी है चाइनीज़ और डी है जापानीज़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी फ्रेंच। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। तो बेल्जियम का कैपिटल क्या था? तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, ऑप्शंस देख लें क्या क्या ऑप्शन है। ब्रुसेल्स, मॉन्स, नेमूर, ऑस्टेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम का ब्रुसेल्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड ओनली खाली स्थान कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है 193 कंट्रीज है वर्ल्ड में, ओके, जिनमें से कितने के पास सिर्फ और सिर्फ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है अभी तक। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन है पहला में 72, बी है 6, सी है 25 और डी है 29। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी, 25। मतलब 25 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हम लोगों को? क्या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। ओके, तो ऐसे यूनिट को क्या बोला जाता है? तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन 1 है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी है यूनिटरी सिस्टम, सी है मोनार्की और डी है यहाँ पे फेडरलिज्म। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, फेडरलिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इन सब में से कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है? कौन सा स्टेटमेंट? ओके, तो ऑप्शन ए पे देखते हैं हम लोग पहले कि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे का कार्य करना है। ओके, ऑप्शन बी पे आते हैं, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स वाइल कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द पास्ट, प्रेजेंट एंड फोर्थ कमिंग फ्यूचर जनरेशन। यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्स अगर रहेगा ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे? तो ये भी नहीं। टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इवन इफ द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन गो अनमेट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू द टेरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। तो ऑप्शंस हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, पहला फिशरमैन, दूसरा है फार्मर, तीसरा है फैक्ट्री वर्कर्स और डी है टीचर्स।
तो यहाँ पे स्पेशली पूछ रहा है कि टर्शियरी सेक्टर में कौन सा प्रोफेशन बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में बिलोंग करेंगे। ओके, टर्शियरी सेक्टर में जिसमें जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे टीचिंग जो होगा वो टर्शियरी सेक्टर में हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन विच सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से सेक्टर में पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी, बी है सेकेंडरी, सी है टर्शियरी और डी है इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी होता है वो हमारा फर्स्ट सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में पड़ता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, एग्ज़ाम देने के पहले आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ओके, तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे में देखने के लिए मिले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, GDP इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। तो यहाँ GDP के बारे में स्पेशली पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ऑप्शन बी है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, डी है ऑल इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन टर्म ऑफ GDP द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन 2013-14 इज, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बिटवीन 20 to 30%। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिटवीन 30 to 40%। ऑप्शन सी है बिटवीन 50 to 60% एंड डी है हमारे पास बिटवीन 60 to 70%। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन 60 to 70%। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, तो पहले हम लोग ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ओके, पहला ऑप्शन ए है हमारा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाउट डाउन बाय द ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज़ हाईली इनफर्टाइल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लीट एंड क्ले। ओके, इट इज़ rich in potash, phosphoric acid and lime but deficient in organic matter। ओके, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल का बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यूजुअली जो एलुवियल सॉइल होता है वो हाईली फर्टाइल होता है। ओके, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिखा हुआ था कि ये इतना उर्वरता वाला नहीं होता है, हाईली इनफर्टाइल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर द सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। ठीक है, उस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को कहाँ क्या बोला जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉप को ही लार्ज एरिया पे उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ये है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, आप लोग खुद से बताएं इससे पहले, इसका सही आंसर होगा आंसर बी। ओके, इज announced by the government in support of a crop। ओके, इन सब में से क्या अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। ठीक है, फसल से रिलेटेड। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस MSP, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी है मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या डी है इन्फ्लुएंशनल सपोर्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP क्या होता है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, अ प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट ऑन विच
दे परचेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ओके, मतलब डायरेक्ट फार्मर से ही गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि IACR रेफर्स टू, यानी ICAR का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सी है इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च, डी है इंटरनेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। 15 क्या बोल रहा है, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड। ऑप्शंस देखते हैं, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, बी कलेक्टिवेशन, सी कोऑपरेटिव फार्मिंग, डी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ओके, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 का हो जाएगा डी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है इन सभी में से। ठीक है, मतलब हम लोग करेक्ट को अगर पहचान लेंगे तो इनकरेक्ट खुद ही पता लग जाएगा। तो ऑप्शन ए पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर पीपुल इंगेज्ड इन ए जॉब दैन नीडेड। ओके, तो ये तो सही है। बी क्या बोल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड ओनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो नहीं, बहुत सारे हर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है। जहाँ पे क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को पहले समझ लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति, जैसे कोई जॉब है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिर भी वहीं पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तो गलत लग रहा है हम लोगों को। अगला देखते हैं ऑप्शन सी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन डी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अदर सेक्टर्स। ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें जो इनकरेक्ट चूज़ करना था, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, इन पे से हम लोग को इनकरेक्ट को चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया हुआ है, फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट के लोगों को मिक्स ऑफ गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये तो सही है। बी देखते हैं ऑप्शन, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर इंगेज्ड इन अ पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेज। ओके, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन पे। ऐसे यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि जब वुमेन मतलब पेड वर्क करती हैं, जहाँ पे उनको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, पैसे दिए जाते हैं, तो उनका क्या समाज में या घर में डिग्निटी घट जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ये तो सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन बी यहाँ पे मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। नेशनलिज्म वाज इलिस्ट्रेटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। ओके, तो यहाँ पे मतलब फ्रेडरिक सोरियो को नेशनैलिटी पूछा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को तो पता ही है, लेकिन ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है वो ऑप्शंस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ओके, तो यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो में ही हम लोगों को फ्रेंच मिल रहा है, तो ये फ्रेंच हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन इटली के ऊपर कब मतलब कब्जा कर लिया था, ठीक है, कब आक्रमण किया था? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा कि 1821, ऑप्शन बी बोल रहा है 1790, ऑप्शन सी बोल रहा है 1905 और ऑप्शन डी बोल रहा है
1997। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का 1790। ओके, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 20। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल का नाम क्या था, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है हमारा पीपुल्स असेंबली, ओके, ऑप्शन बी है फेडरल असेंबली, ऑप्शन सी है स्टेट असेंबली एंड ऑप्शन डी है नेशनल असेंबली। ओके, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो स्टेट जनरल था उसका नाम था नेशनल असेंबली। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग को पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करना है और बिल्कुल टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। इन विच रीजन वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे सिविल कोड एक्सपोर्ट किया गया था, तो ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड एंड इटली, बी है इटली एंड जर्मनी, सी है स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी और डी है डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली एंड जर्मनी। ओके, तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर, 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, ओके, इन इटली एंड जर्मनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द 3 लीडर्स हु हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली वेयर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं पहले। जिप्सी मिजिनी, विक्टर इम्यूल टू, कैवोर, ऑप्शन बी है जिप्सी मिजिनी, कैवोर एंड गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इम्यूल टू, बिस्मार्क, कैवोर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ओके, तो हम लोगों को पहले से पता है कि जिप्सी मेजिनी, कैवोर और गैरिबाल्डी वेर द 3 फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हु हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही सबसे प्रोमिनेंट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे हम लोग देखे थे जिप्सी मेजिनी, कैवोर और गैरिबाल्डी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत ज़्यादा मदद किए थे। तो ये जो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। द पर्पस बिहाइंड द पेंटिंग ऑफ द मैसेकर एट कायोस बाई यूगनी डेला क्रॉइक्स इन 1824 वॉज। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारे पास, टू अपील टू द इमोशन ऑफ द स्पेक्टर्स एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक। ऑप्शन बी है टू ड्रामेटाइज द इंसिडेंट in which 20,000 Greek were killed. Option C है to focus the suffering of women and children and option D है all of the above. ओके, तो सभी चीज़ें यहाँ पे सही ही थी, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871। तो ऑप्शंस में भी बाल्कन्स यहाँ गिवन है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बालकनी हो जाएगा। आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है बेल्जियम इज़ अ बिग कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, बी है इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, सी है ऑप्शन इट वाज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, डी है यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्रीज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम इज अ बिग कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, बिकॉज बेल्जियम इज़ स्मॉलर देन हरियाणा, हम लोगों ने ये पढ़ा था। ओके, यूरोप में अगर हम लोग शेयर देखेंगे कि वो किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ, तो ये सब सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। ओके, तो मैच देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे करना है, कॉलम ए से कॉलम बी में। तो हम लोग जैसे कि जानते थे कि जो यूनियन लिस्ट होता था, ओके, तो हम लोग यहाँ पे मिलाते चलेंगे। यूनियन लिस्ट फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड था, और जो स्टेट लिस्ट था, ओके, स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चरल में जाता था, आ जाता था, मतलब उसमें एग्रीकल्चर वगैरह स्टेट लिस्ट में आते थे। जब हम लोग थर्ड में कॉन्क्रीट लिस्ट देखेंगे तो उसके अंतर्गत एजुकेशन आता था, और फोर्थ में हम लोग देखेंगे तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 27 नंबर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इस पिक्चर को स्टडी करना है और इसके बाद क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस कार्टून के बेसिस पे उसे हम लोग यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफिकेंट दिस कार्टून। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन इस कार्टून को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आर बिगनिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे बेगिंग होना चाहिए था। ऑप्शन बी में देख लेते हैं हम लोग, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ऑप्शन सी है, लेडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू बेगर्स। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ कर रहा है। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे डिसमाइस कर रहा है, ठीक है ना, दैट वेयर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग इसे देख लेते हैं। तो असर्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द लीडर ऑफ सिंहला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है जो हमारा असर्शन है। रीज़न देख लेते हैं, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे दिया हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम बी में कौन सही से मेल खा रहा है उसे हम लोग को यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सभी चीज़ों को। तो ऑप्शन ए है, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ओके, यहाँ मिलाया गया मोर डेज ऑफ वर्क एंड बीटर वेजेस। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा। लैंडलेस रूरल लेबरर्स का बात किया जा रहा है, तो उनके पास ज़्यादा दिन काम के और बेटर वेजेस कहाँ होते थे। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओके, तो ये जो मिलाया गया है करेक्ट पेयर है ये, तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इसे हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। ओके, तो पहला है हार्वेस्टिंग द क्रॉप, दूसरा है सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट, थर्ड है सोइंग द सीड्स इन अ सॉइल। ओके, एंड फोर्थ है कल्टिवेटिंग द सॉइल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शंस का तो यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बीज को बोते हैं सॉइल में। ओके, सोइंग द सीड्स इन द फर्स्ट। तो 2 ऑप्शंस है यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीज को बोते हैं। तो यहाँ पे पहले ही बी और सी तो गलत हो गया बिल्कुल ही। ओके, बस अब हम लोग को चूज़ किस में करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, बिकॉज पहले सीड को बोया जाता है। तो चलिए अगले पे देखते हैं हम लोग। जब हम लोग सीड को बो देंगे, सो द सीड्स इन द सॉइल, तो हमारे लिए अगला क्या हो जाएगा, कल्टिवेटिंग द सॉइल। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, पहले सोइंग द सीड्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा कल्टिवेटिंग द सॉइल, उसके बाद आ जाएगा हार्वेस्टिंग द क्रॉप, और उसके बाद सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करना है अपने MCQ एग्ज़ाम में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें से हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, इट लीड टू ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो ये तो सही है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। ओके, द रिवॉल्यूशन proclaim that it was the people who would henceforth constitution the nation and shape its destiny। ये भी सही है। अगले पे आते हैं, a centralized administrative system was
to put in place of old and formulated uniform laws for all citizen within its territory। ये भी सही है। ओके, ऑप्शन डी पे आते हैं। इन प्रिकेशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस, ये गलत है। ओके, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, जैसे हम लोगों ने अभी क्रॉप वाला किया था। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला है यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग सभी का डेट्स को याद कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1832 ईस्वी में। ओके, ये हुआ था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का अगर बात किया जाएगा, ओके, तो ये कब हुआ था, 1859 से 70 है ना, 70 तक हुआ था। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का अगर बात किया जाएगा तो ये कब से कब तक हुआ था, तो 1866 से लेके ओके टू 1871। ओके, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार कब बिगिन हुआ था, तो 1914 में बिगिन हुआ था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों को क्या बोल रहा है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है हम लोगों को। तो चलिए स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ओके, ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन जिनोआ इन 1087। ओके, 1087 he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1871 for attempting a revolution in Liguria. ओके, तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं किनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला नेपोलियन बोनापार्ट, बी है ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी है यहाँ पे जिप्सी गैरिबाल्डी। ओके, एंड डी है हमारे पास यहाँ पे जिप्सी मैजिनी। तो यही जिप्सी मैजिनी के बारे में ही बताया जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि जिप्सी मैजिनी जो थे वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ओके, जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ ओके जिसका फॉर्मेशन किया था, यंग इटली जिसको मार्सेल्स में किया गया था, और फिर दूसरा था यंग एम्पायर बार्ने में। ओके, चलिए अगले, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। अब ये सारी चीज़ें तो आप लोग को ध्यान में होंगी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मेजरमेंट अलग अलग होता था, तो वही मेजरमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग जो अलग अलग चीज़ें मेजर की जाती थी। तो चलिए हम लोग इसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट। ओके, तो फ्रैंकफर्ट में हम लोग को याद होना चाहिए कि 54.7 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा। ओके, थर्ड का ए। ओके, आप लोग देखिए थर्ड का ए किस में है, आप लोग एलिमिनेशन भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 34 में थर्ड का ए दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, और किसी में है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आगे का हम लोग को खोजने का ज़रूरत ही नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद मेज आ जाएगा, मेंजे शायद है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, इसका 55.1। ओके, एंड इसके बाद फेरिनबर्ग का क्या हो जाएगा, तो 53.5 इसका, एंड डी बच गया जो वो 65.5 न्यूरेम्सबर्ग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग दोस्तों। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से। रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट
द पीपुल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड हेल्प अदर पीपुल ऑफ एम्पायर टू बिकम नेशंस। बिल्कुल सही है ये तो असर्शन हमारा। रीज़न देख लेते हैं कि वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। चलिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स and practices to create a sense of collective identity amongst the French people। तो यहाँ रीजन करेक्टली एक्सप्लेन तो कर रहा है, बट करेक्टली मतलब रीजन तो करेक्ट है लेकिन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाना चाहिए। ओके, बी, जहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट होंगे बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब हम लोग इटली एंड स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms, duchies and cantons। Okay, whose rulers had their autonomous territories। Reason पे आते हैं, they were closely bound to each other in spite of their autonomous rule। Okay, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो assertion था वो गलत था। ओके, बट रीज़न सही है, बिकॉज इन दिस विलेजेस 18,000 inhabitant cotton weaving इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कॉटन वेबिंग यहाँ पे सबसे वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था। ठीक है, इस ऑटोनोमस रूल के टाइम पे। तो यहाँ पे रीजन सही है बट जो असर्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग पहले ऑप्शंस को। ऑप्शन ए देखते हैं, द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ जर्मन नेशन टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो ये गलत है बिल्कुल ही। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, शायद और कोई मिल जाए। बी ऑप्शन है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जेकोबिन क्लब। ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे बट द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। ये भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं हम लोग, विथ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन जो था वो ए ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैवोर्स कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन वाज। अब यहाँ पे कैवोर का क्या कंट्रीब्यूशन था उसे हम लोग को देखना है, तो ऑप्शन ए पे आ जाते हैं 38 का, डिप्लोमेटिक अलायंस विद द एनिमीज ऑफ ऑस्ट्रिया। ना, ये बिल्कुल गलत है। बी, वार विथ ऑस्ट्रियन एंड बर्बन्स। ये भी गलत है। ओके, डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इन 1859 एंड स्ट्रेंथनिंग द सार्डिनिया एंड पिडोमोंट। ये सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी से डिफीट द बर्बन किंग्स। नो, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही कैबोर चाहता था। ओके, और उन्होंने यही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, 39 में भी। तो 39 नंबर क्या बोल रहा है, इन द 15th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया। जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो इंडियन स्पाइसेस दूसरे कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में भेजे जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना था। तो 39 को पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर और देखते हैं ऑप्शंस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, ये सही है। अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है। चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड 1917 इन बिहार वाज बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो and their land because it was very necessary for the textile industry which were located in Britain। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ए है, जिसमें बोल रहा है इन द 15th century when European traders came to India, at that
एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया इन 19th सेंचुरी, नॉट इन द 15th सेंचुरी। ओके, जो यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो 19th सेंचुरी में आए थे, न कि 15th सेंचुरी में। या इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप आर, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है मिलेट एंड पल्सेस, ऑप्शन बी है टी कॉफ़ी, ऑप्शन सी है शुगर केन एंड पैडी, ऑप्शन डी है कॉटन एंड जूट। ओके, तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉन फूड क्रॉप है तो वो हो जाएगा कॉटन एंड जूट। गाइस हम लोग यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीज़न वाला है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं पहले। तो असर्शन हमारा क्या बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर। ओके, फिर यहाँ पे रीज़न क्या गिवन हम लोगों को? इट हैज़ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो तो सही है, बट इट हैज़ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में एबेंडेंस ऑफ वाटर तो है, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे क्या दिया है असर्शन में? इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। ओके, ऑफ कोर्स इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चरली अगर देखा जाए तो। रीज़न पे हम लोग ध्यान देते हैं, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही, दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट हेयर। ओके, सो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, बिकॉज इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही लगा हुआ है, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है कॉलम ए और कॉलम बी से। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को अगर सॉइल से याद होगा तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कौन सा सॉइल किस राज्य से आता है। ओके, आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ इस बार ज्योग्राफी सेक्शन से ही जो मैप्स हैं वो आ रहे हैं, तो आप लोग को ज्योग्राफी का जितना भी मैप्स है, जो राइस वगैरह या कॉफ़ी के जो सेक्टर्स हैं उन्हें आप लोग देख के जाएँ, मेजर सेक्टर स्पेशली। चलिए, तो हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 43 का यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग प्रकार के सॉइल हैं और उसे हम लोग को कंबाइन करना है सही से। तो जैसे कि यहाँ पे रेड और येलो सॉइल का बात कहा गया है, तो रेड और येलो सॉइल का अगर बात किया जाए तो वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में पाए जाते हैं। ओके, सेकंड में हमारा है लेटेराइट। लेटेराइट कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। उसके बाद आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो हमारा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल आता है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन में आता है। तो हम लोग देख लेंगे कि इनसे रिलेटेड हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी हम लोग को यहाँ पे लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, ऐसे ही वीडियो रेगुलरली आपके लिए आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक जल्दी से पहुंच पाए, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसे हम लोग को करेक्ट, मतलब जो सही होगा उसे चूज़ करना है। चलिए देखते हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high production. ओके, तो 44 में बोल रहा है कि इस प्रकार के फार्मिंग को क्या बोला जाता है। ठीक है, किस प्रकार का फार्मिंग, जिसमें दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में किया जाता है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव होता है, साथ ही हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स डाला जाता है, ज़्यादा केमिकल इनपुट्स डाला जाता है। ठीक है,
इरिगेशन का यूज किया जाता है ताकि हायर प्रोडक्शन मिल सके, तो इस प्रकार के खेती को क्या बोला जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, थर्ड है हमारे पास झूमिंग, और फोर्थ है हमारे पास इंटेंसिव सब्सटेनेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, इंटेंसिव सब्सटेनेंस फार्मिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है 45 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीट इरोजन, टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बोल रहा है विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट, बिल्कुल सही है। थर्ड पे देखते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फॉलो लैंड। चलिए, तो यहाँ पे यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 का सी। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल को हम लोग को कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे रबर गिवन है, ग्रोथ ऑफ स्टेट और क्लाइमेट बताना है हम लोगों को। पहला ऑप्शन है हमारा, हम लोग को याद होगा अगर तो रबर कहाँ उपजाया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केरला एंड तमिलनाडु, एंड जो क्लाइमेट का बात किया जा रहा है तो वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड है। ऑप्शन बी देखते हैं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश है, और जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट गिवन है यहाँ पे। ऑप्शन सी जो है वो मध्य प्रदेश, और जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है। ऑप्शन डी में केरला है और क्लाइमेट ह्यूमिड दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रबर के प्रोडक्शन के लिए हम लोग जानते थे कि केरला और तमिलनाडु सबसे प्रोमिनेंट इलाके माने जाते हैं, सबसे प्रोमिनेंट स्टेट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, तो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं हम लोग पूरा इसको, और उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी experiment in combining decentralization with participative democracy. The city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decision of their cities. The nearly 13 lakh people in the city get to participate in making the budget for their own city. ओके, तो यहाँ 13 लाख लोग मतलब खुद के सिटी का बजट बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स और व्हाट वी कॉल वार्ड्स। अब यहाँ पे सिटी को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। ईच सेक्टर हैज़ अ मीटिंग लाइक दैट ऑफ ग्राम सभा। अब यहाँ पे प्रत्येक सेक्टर में मीटिंग होने वाला है जैसे ग्राम सभा में होता है। इन विच एनी वन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट, जिसमें कि कोई भी जो उस एरिया में रहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर आर सम मीटिंग टू डिस्कस इशूज़ दैट इफेक्ट द इंटायर सिटी। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे इशू के ऊपर भी डिस्कशन किया जाने वाला है जो सिटी को इफेक्ट पहुँचा रहा है, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग्स, और कोई भी सिटीजन, शहर का कोई भी नागरिक यहाँ पे इस मीटिंग में भाग ले सकता है। द बजट ऑफ सिटी इज़ डिस्कस्ड इन दीज मीटिंग्स, और इन मीटिंग्स में क्या किया जा रहा है, जो सिटी का बजट है उसे डिस्कस किया जा रहा है। द प्रपोजल आर पुट टू द म्यूनिसपैलिटी दैट टेक अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट, और यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग से रिलेटेड, तो अंत में वो प्रपोजल दिया जाएगा म्यूनिसपैलिटी को, जो कि फाइनल डिसीजन सुनाएगी। ओके, अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। अब यहाँ पे लगभग 20,000 लोग प्रत्येक वर्ष ये जो डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज चल रहा है इसमें भाग लेते हैं। दिस मेथड हैज़ इंश्योर्ड दैट द मनी कांट बी स्पेंड ओनली फॉर अ बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज़, ठीक है। ये मेथड इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो पैसे जो जनता देती है या जो सरकार देती है, ओके, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनीज़, जो बड़े बड़े कॉलोनीज है उन्हीं को ही बेनिफिट नहीं पहुँचाए, सिर्फ अमीर लोग ही उससे बेनिफिट उनसे नहीं प्राप्त करें, बल्कि ओके जो गरीब लोग हैं उनको भी थोड़ा मदद मिल सके। बसेज नाउ रन टू द पुअर कॉलोनीज। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बसेस भी पुअर कॉलोनीज से होकर गुजरती हैं।
एंड बिल्डर्स कांट एविक्ट स्लम ड्वेलर्स विदाउट रीसेटलिंग देम। अब यहाँ पे जो भी बिल्डर्स हैं वो स्लम वगैरह को, जो झोपड़ी वाले इलाके होते हैं, उसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं, उनको रीसेटल करना पड़ता है। मतलब एक जगह से अगर हटा रहे हैं तो दूसरी जगह उनको घर देना पड़ेगा। ओके, इन आवर ओन कंट्री अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरियाज इन केरला। अब हमारे देश भारत में भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं केरला में। ऑर्डिनरी पीपुल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग अ प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी। जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपुल, साधारण लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो अपने लोकेलिटी का जो भी डेवलपमेंट प्लान होता है उसमें सहयोग करते हैं, उनमें अपने विचार विमर्श देते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर इज़ अ सिटी ऑफ पोर्टो एलग्रे। तो पोर्टो एलग्रे सिटी कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं 47 का। इन बेल्जियम, इन ब्राज़ील, इन इंडिया, इन पुर्तगाल। तो हम लोग ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा था, तो ब्राज़ील यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल आर पार्ट ऑफ। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डी है फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे जो भी ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, तो ये पार्ट होता है यूजुअली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अबाउट हाउ मेनी पीपुल आर इन्वॉल्व इन बजट मेकिंग। लाख, बी है 18 लाख, सी है 13 लाख एंड डी है 16 लाख। ओके, तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, सी, नियरली 13 लाख पीपुल यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ठीक है, द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू। अब सिटीज़ को किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया था, तो ऑप्शन ए है वार्ड, बी है ब्लॉक्स, सी है सेगमेंट्स और डी है कैंप्स। तो यहाँ पे सिटी को किस में डिवाइड किया गया था फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वार्ड्स में डिवाइड किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, अबाउट हाउ मेनी पीपुल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 20,000 पीपुल यहाँ पे प्रत्येक साल डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज में भाग लेते थे। चलिए, तो हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन तो किया। 52 नंबर क्वेश्चन एक हिंट का है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, ओके, सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड पावर टू मेक पॉलिटिकल डिसीजन, बिल्कुल सही है। पीपुल वोट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट। एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी बाय ए सिंगल पर्सन, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी, ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन आर प्रोवाइडेड पावर, सिटीजन्स को पावर दिया जाता है कि वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन खुद से ले। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे एक और दिया है, यहाँ पे इसे हम लोग देख लेते हैं। ये भी केस बेस्ड वाला क्वेश्चन ही है, ध्यान से समझिएगा इसे, या तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ही इसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो इसे देख लेते हैं। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरियन ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्री दैट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भी हिस्टोरियन होते हैं बहुत सारे डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ओके, जो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है उसमें प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ से। जैसे हम लोग भारत में प्राइमरी सेक्टर में क्या देख सकते हैं, एग्रीकल्चर को देख सकते हैं। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। अब जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फार्मिंग जो है उसका मेथड चेंज हो रहा है ना, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो रहा है और ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड दैन बिफोर। तो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा फूड अब इस बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नए नए एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में। मैनी पीपुल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, ओके, बहुत सारे लोग कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। देयर वाज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन और जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, उनका भी संख्या बढ़ रहा है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे जो बाइंग, जो खरीद बिक्री वाला जो कार्य है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा। बिसाइड्स
देयर वेयर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, द आर्मी etc. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग वर्गों को बताया गया जिसमें ट्रांसपोर्टर्स है ना, प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले, आर्मी मैन, ये सब शामिल है। However, at this stage, most of goods produced were natural product from the primary sector. ओके, तो इस स्टेज का बात किया जाए तो ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त किए जा रहे हैं। एंड मोस्ट पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड भी हैं इसी सेक्टर में। ओवर अ लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new method of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked in farms now began to work in factories. अब जो लोग भी पहले फार्म्स में वर्क किया करते थे वो फैक्ट्रीज में वर्क करने लगे हैं। They were forced to do so as you read in history chapters. ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है यहाँ वर्क करने के लिए। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. The secondary sector gradually became the most important in total production and employment. अब यहाँ पे एकाएक क्या हो गया कि जो सेकेंडरी सेक्टर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। Hence over a time a shift has taken place. तो यहाँ पे हम लोग एक शिफ्ट देख सकते हैं। This means that the इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेक्टर हैज़ चेंज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर था वो चेंज होकर अब सेकेंडरी सेक्टर पे आ गया है। ओके, इन 100 ईयर देयर हैज़ बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में क्या हो जाए, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पे चला जाए। ओके, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है टोटल प्रोडक्शन में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। अब ज़्यादातर पीपल यहाँ पे सर्विस सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉयड हैं। दिस इज़ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज़, और एक जनरल पैटर्न है जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, इतना बड़ा पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर पहले के समय माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोथ होने का मेन कारण क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, चेंज इन पीपल्स माइंडसेट, नो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सी है हमारे पास डिक्रीज इन पॉपुलेशन, और डी है यहाँ पे इंक्रीज इन रेट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। यही सेकेंडरी सेक्टर के ज़्यादा ग्रोथ करने का कारण है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन टर्म ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द पास्ट 100 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए एग्रीकल्चर, बी एजुकेशन, सी सर्विस, और डी है बैंकिंग। तो हम लोगों ने देखा था सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट टुक प्लेस ओवर द पास्ट 100 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो ऑप्शन ए में आते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग कैसा शिफ्ट देखते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके, ऑप्शन बी है प्राइमरी टू टर्शियरी, सी है हमारे पास सेकेंडरी टू टर्शियरी, और डी हमारे पास सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो यहाँ पे जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंडरी टू टर्शियरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सच एज मेकिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम वेट फ्लोर इज ग्रुप्ड अंडर, ये किस सेक्टर में आएगा। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में हमारे। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ अ वुमेन हैज़ स्टॉप्ड गोइंग टू द फील्ड फॉर कल्टिवेशन एंड नाउ वर्क एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर देन सी हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम। अब यहाँ पे कोई वुमेन जो कल्टीवेट करती है क्रॉप्स को, वो वहाँ जाना छोड़ देती है और एक प्राइमरी हेल्थ वर्कर के तौर पे वर्क करने लगती है। तो इस यहाँ पे हम लोग कौन सा शिफ्ट देखेंगे, तो ऑप्शन देखते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी शिफ्ट होगा क्या, बी ऑप्शन है प्राइमरी टू टर्शियरी, सी है सेकेंडरी टू टर्शियरी, और डी है सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो यहाँ पे कौन सा देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा मैप गिवन है, ठीक है, ऑन ए गिवन आउटलाइन ऑफ मैप आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विच सॉइल इज़ फाउंडेड इन ए रीजन। तो ए रीजन में कौन सा सॉइल यहाँ पे फाउंड किया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग मैप को अगर पढ़े होंगे तो जो ए रीजन है वो है महाराष्ट्र का रीजन, ओके। और हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कौन सा सॉइल पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ओके। और ये ब्लैक सॉइल क्या चीज़ उपजाने के लिए यूज किया जाता है, कॉटन उपजाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 59 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ऑन द सेम मैप इन विच स्टेट मार्क बी डैम इज लोकेटेड। अब यहाँ पे जो बी मार्क है स्टेट, वहाँ पे एक डैम है, ओके। तो बी में हम लोग क्या देख सकते हैं, बी में गुजरात है, और बी में गुजरात है, और यहाँ पे कौन सा डैम स्थित है, सरदार सरोवर डैम, ओके ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताइएगा, ओके। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैं और भी ऐसा वीडियो लाता रहूँ, इसके लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।